जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं मौलाना तौकीर रजा, एक घूसखोर अफसर, 2 बच्चों का हत्यारा और एलविश यादव। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को बड़ा झटका दिया है, जहां कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को 27 मार्च तक अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया है। साथ ही जमानत अर्जी दायर कर तक वारंट के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि गैर जमानती वारंट पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दी है। कोर्ट ने तौकीर रजा के लिए जारी आदेश में ट्रायल कोर्ट जज के माध्यम से निजी अनुभव के आधार पर टिप्पणी करने की भी निंदा की है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तौकीर रजा की जमानत अर्जी पर कानून के हिसाब से फैसला लेने की हिदायत दी। हाई कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि तौकीर रजा को 27 मार्च से पहले कोर्ट में सरेंडर करना होगा। साथ ही अदालत ने तौकीर रजा को छूट दी है कि वो ट्रायल कोर्ट से जमानत ले सकता है। वहीं आपको बता दें कि बरेली में की अदालत ने मौलाना तौकीर रजा को इस मामले में मास्टरमाइंड मानते हुए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत समन जारी किया था। पेश नहीं होने पर अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, लेकिन तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं हुआ। बाद में कोर्ट ने उसके खिलाफ 2 बार गैर जमानती वारंट जारी किया। समन और गैर जमानती वारंट के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि यूसीसी हल्द्वानी केस और ज्ञानवापी मामले को लेकर बरेली में बवाल करने वाले मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो कई बार विवादित बयान देकर चर्चा में रहा है, सुर्खियों में रहा है। तौकीर रजा खान एक भारतीय राजनीतिज्ञ के साथ ही इस्लामी धर्म गुरु भी है। वहीं नुपुर शर्मा मामले में तौकीर रजा ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया था। उसने बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन की घोषणा की थी। इसके अलावा ज्ञानवापी को लेकर भी समय समय पर तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आता रहता है। अगली खबर में बात घूसखोर अफसर की। उत्तर प्रदेश की विजिलेंस टीम ने लखनऊ में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। धनेंद्र कुमार पांडे लखनऊ में जीएसटी जोन 20 के डिप्टी कमिश्नर थे। विजिलेंस की टीम ने मंगलवार को रंगे हाथों धनेंद्र कुमार पांडे को घूस लेते गिरफ्तार किया। ये एडम डाटा सर्विसेज से 2 लाख की घूस ले रहे थे। उनकी गिरफ्तारी लखनऊ में स्थित सेल टैक्स ऑफिस से हुई। वहीं सेल टैक्स ऑफिस में विजिलेंस टीम की दस्तक से हड़कंप मच गया। कुछ देर तक वहां काम कर रहे अन्य अधिकारी और कर्मचारी कुछ समझ ही नहीं पाए कि मामला क्या है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब कर्मचारियों और अधिकारियों को डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे की गिरफ्तारी की जानकारी हुई तो सभी सकते में रह गए। सभी ये जानने लगे कि आखिर किस मामले में डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। बाद में जब पता चला कि 2 लाख रुपए की घूस लेते डिप्टी कमिश्नर साहब गिरफ्तार किए गए हैं तो सभी ने चुप्पी साध ली और अपने अपने काम में बिजी हो गए। वहीं विजिलेंस अफसरों के मुताबिक जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे एमडे डाटा सर्विसेज से रिश्वत ले रहे थे। डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र पांडे ने इस कंपनी से 2 लाख रुपए की घूस मांगी थी। इसकी जानकारी कंपनी के लोगों ने विजिलेंस को दे दी, जिसके बाद छापेमारी कर धनेंद्र कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एडम डाटा सर्विसेज के एक प्रतिनिधि ने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताया कि जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र पांडे द्वारा उनकी कंपनी के जीएसटी रिफंड पास कराने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। इस पर शिकायतकर्ता को एसपी अभिसूचना डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने कॉल करके पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में पता चला कि केंद्र सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को जीएसटी में विशेष छूट का प्रावधान किया है। यदि कोई फर्म निर्यात करने के प्रयोजन से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर विभिन्न दरों में जीएसटी का भुगतान करती है तो वो फर्म अपने ऐसे खर्चों पर दिए गए जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकती है।
कंपनी के प्रतिनिधि ने एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी को बताया कि उनकी कंपनी एडम डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने जीएसटी के आधार पर करीब 20 लाख का रिफंड क्लेम किया था। ये रिफंड डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसी को पास कराने के लिए धनेंद्र कुमार पांडे ने 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। अगली खबर में बात यूपी पुलिस के तगड़े एक्शन की। उत्तर प्रदेश का बदायूं शहर मंगलवार शाम को 2 सगे भाइयों की हत्या से दहल उठा। बता दें कि हत्या की ये वारदात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबा कॉलोनी की है। बताया जाता है कि इसी कॉलोनी में साजिद नाम का युवक अपनी सलून की शॉप चलाता है। कॉलोनी में ही रहने वाले एक व्यक्ति से बीते सोमवार को साजिद की कहासुनी हो गई। ऐसे जावेद गुस्से में आ गया था। मंगलवार शाम को व्यक्ति अपने घर से बाहर गया हुआ था, जबकि पत्नी नीचे ब्यूटी पार्लर पर थी। दोनों बच्चे सहित एक अन्य बच्चा घर के अंदर थे। मौका देखकर साजिद घर के अंदर घुस गया और दोनों सगे भाइयों को कुल्हाड़ी से काट दिया। जान से मारने की नीयत से तीसरे बच्चे पर भी हमला किया, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद साजिद तेजी से निकलकर घर से भागा। इसी बीच कॉलोनी के कुछ लोगों ने उसे देखा तो उसके कपड़ों पर खून के छींटे पड़े थे। आनन फानन में उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और घर के अंदर गए। घर के अंदर दोनों भाइयों के शव खून से लथपथ पड़े थे। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल तड़प रहा था। आनन फानन में कुछ लोगों ने उसे अस्पताल ले गए। वहीं देखते ही देखते बच्चों की हत्या की खबर शहर में आगजनी की तरह फैल गई। लोगों ने पहले तो साजिद की सलून की शॉप में आग लगा दी, फिर मंडी समित चौराहे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। आगजनी और जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की। इसी बीच डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने बुझाने लगे, लेकिन परिजन डीएम एसएसपी की बात तक नहीं मान रहे थे। धर्म विशेष के युवक द्वारा की गई हत्या से तनाव न फैले, इसको देखते हुए पूरे शहर भर में अलर्ट जारी किया गया। जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जाने लगी। कई जगहों पर रूट तक डाइवर्ट किया गया। हालांकि कुछ देर बाद जब हत्यारोपी साजिद के एनकाउंटर में मारे जाने की बात सामने आई तो परिजन बच्चे के शव को पोस्टमार्टम भेजने के लिए राजी हो गए। आनन फानन में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी साजिद भागा, लेकिन वो चौराहे पर ही पहुंचा था कि पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आरोपी साजिद का भाई जावेद मौके से फरार हो गया। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि मृतक बच्चों के परिवार ने एफआईआर में आरोपी के भाई जावेद का भी नाम लिया है। उसकी तलाश में टीमें लगी हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आखिरी खबर में बात एल्विश यादव की। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एल्विश यादव बीते रविवार से जेल में बंद है। उसकी लगातार सुनवाई टलती जा रही है, जिसकी मुख्य वजह वकीलों की हड़ताल है। वकीलों ने बुधवार को दोबारा से गौतम बुद्ध नगर में हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से एल्विश यादव की जमानत पर सुनवाई रुक गई है। अब एल्विश को जेल में ही आगे के कुछ दिन बिताने पड़ सकते हैं। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद एल्विश यादव को होली भी कैदियों के साथ मनानी पड़े। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कोर्ट में मंगलवार को जनपद दीवानी और फौजदारी बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। इस दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके मुताबिक जनपद हमीरपुर बार एसोसिएशन द्वारा 20 फरवरी से न्यायिक कार्य नहीं हो रहा है। वहां की पीठासीन अधिकारी आराधना रानी द्वारा वकीलों से आपत्तिजनक व्यवहार किया जा रहा है। हमीरपुर बार एसोसिएशन के समर्थक के चलते हड़ताल की गई। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में एक वकील के परिजनों ने पुलिस में गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करने का आरोप है। इसके खिलाफ भी हड़ताल हो रही है। बताया जा रहा है कि वकीलों की हड़ताल लंबी चल सकती है। कहा जा रहा है कि शुक्रवार तक वकील हड़ताल पर रहेंगे। इसके बाद कोर्ट खुल सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर भी संशय बना हुआ है। वहीं एल्विश यादव के वकील रोज सुबह कोर्ट तो पहुंच रहे हैं, लेकिन हड़ताल के चलते मायूस होकर घर लौट रहे हैं। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में मौलाना तौकीर रजा, एक घूसखोर अफसर, 2 बच्चों का हत्यारा और एल्विश यादव फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।